औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ है अल्लाह की जो मालिक के सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो इस सज़ा का हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उन पर जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन पर जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना देखे वो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज I welcome all of you in the online session of electromagnetic field theory। आज के EMFT के ऑनलाइन लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं कुछ देर के वक्फे से, ताकि सब लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन जब तक लोग कर रहे हैं तो मैं एक रिव्यू कर देता हूँ। लास्ट हमने चैप्टर 10 शुरू कर दिया था और उसके अंदर हमने अपने 13th लेक्चर पूरे कर लिए, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था लोगों से कि किस तरीके से हमारे जो फुलफिलमेंट है डाइवर्जेंस की, ग्रेडियंट की, वो इम्प्लीमेंट होती है, उनमें फ़र्क क्या होता है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पड़ा था मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग फील्ड ख़ास तौर पे किस तरीके से इनका इम्पैक्ट है। तो इसी के हिसाब से हम आगे हमें बढ़ाना है और हमें डिस्कस करना है लोगों से आगे का जो सेशन है लेक्चर। तो हम कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो हम फिर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हवाले से वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लेंगे, नहीं जो कि हमारे रिकॉर्डिंग सेशन के तौर पे काउंट हो जाएगा। लेकिन मैं वेट कर लेता हूँ तब तक लोग ज्वाइन कर लें, और लोग ज्वाइन करते हैं तो चैप्टर 10 का जो न्यूमेरिकल हमारा असाइनमेंट नेक्स्ट असाइनमेंट का सेशन है उसे हम फुलफिल करेंगे और रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे।
अच्छा जी, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं अगेन। और मैं वेट ही कर रहा था कोई ज्वाइन कर ले, तो हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 31 है, जिसको हम कंडक्ट करेंगे और रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल करेंगे लेक्चर्स के हवाले से। तो अब तक अगर सेशन के हवाले से कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्विज़ है वो संडे को हम कंडक्ट करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों की अवेलेबिलिटी रहे और उस टाइम ड्यूरेशन में सब लोग क्विज़ को दे लें। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करेंगे, और तो एक वीडियो पे हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो अगर आप इन्हें देखें तो ये हमारी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीज़ है जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बैंड होता है पूरा ना, जो कि रेडियो वेव से शुरू होता है। इसकी वेवलेंथ जो है 1 किलोमीटर है, जिसके इंस्टेंट की फ्रिक्वेंसी जो है वो 300 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है हमारी, ये लोअर फ्रिक्वेंसीज है। लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर हमारी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी वेव की लेंथ। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये कि उसमें साइकिल्स कम होते हैं, इसलिए वेव लंबी हो जाती है। और जब वेव लंबी होती है तो उसमें फ्रिक्वेंसी कम होती है और वेव की लेंथ बढ़ जाती है। और जब लेंथ वेव की कम होती है, यानी वेवलेंथ कम होती है, तो उसके नतीजे में होता ये है कि आपकी वेवलेंथ कम होने का मतलब ये होता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। तो आप अगर वेवलेंथ को देखें तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 1 किलोमीटर लेस, यानी 500 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक होती है। बल्कि इस तरफ ज़्यादा ही होगी ना, तो 2 किलोमीटर से लगा लें, 2 किलोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की। जबकि इसी दौरान इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 300 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक है। इसी के इंस्टेंट के अंदर हमारी रेडियो वेव्स के बाद जो अगला स्पेक्ट्रम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइप के अंदर, उसे हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। माइक्रोवेव्स जो हमारी होती हैं उन्हें इंफ्रारेड भी कहते हैं। इनकी जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक या उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और थोड़ी कम होगी। बल्कि इस तरफ तो स्केल कम होता जा रहा है ना। तो 5 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर मीटर तक का जो स्पेक्ट्रम है वो माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेव्स का है। इसी के रिजम्बलेंस में जो फ्रिक्वेंसी का स्केल है इन माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स के अंदर, वो 300 गीगाहर्ट्ज से लेके कुछ 3 × 10⁻15 तक, अगर आप बिल्कुल एंड के बैंड पे आए, 3 × 10⁻15 के बैंड पे ये चीज़ एंड होती है। 3 × 10⁻14 के बैंड में इन बिटवीन मिडल आ जाएगी। तो ये फ्रिक्वेंसी का बैंड जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव, जो कि 3 × 10⁻14 के अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद जो बैंड हमारा आता है वो है विजिबल रीजन, जिसके अंदर हमें जो कलर्स नज़र आते हैं, और वो कलर जो हमें नज़र आते हैं वो इंडिगो से लेके पिंक तक उसके दरमियान लाई करते हैं। इसमें हर एक फ्रिक्वेंसी के अपना बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 × 10⁻14 के दरमियान है, जैसे हम देख रहे होते हैं, और इसके दौरान ही हमें ये फ्रिक्वेंसीज नज़र आ रही होती हैं। तो अब अगर देखें एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी उसके बिहाफ पर है, गामा रेज की फ्रिक्वेंसीज उसके बिहाफ पर है, तो यानी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज गामा रेज की होती हैं, और उससे कम एक्सरेज की, फिर अल्ट्रा वायलेट की, एंड तक फ्रिक्वेंसी हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, और इन 5 से 6 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ 7 रीजन्स, जिन्हें कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, एंड सिक्स्थ के ऊपर है हमारी एक्स रेज, एंड सेवन्थ के ऊपर हमारी है गैमा रेज। तो विजिबल स्पेक्ट्रम से लेके गैमा रेज तक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाती है, और ये पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की आती है। तो इसी के बिहाफ पे अगर हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें,
तो हमारा ज़्यादातर जो एस्पेक्ट होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम से, तो जो हम कलर चीज़ें रोशनी हम देख रहे होते हैं वो सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के अंदर आती हैं। दिस रीजन ऑफ रेडिएशन आर इमिटेड व्हेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। तो ये रेडिएशन इमिट तब करती हैं जो कि हमें डिस्कशन में मैंने बताया। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो आपकी होती है, इनको अगर आप गौर से देखें तो इनके अंदर फिनोमेना कुछ इस तरीके से चलता है कि आपकी एक पावर सोर्स होती है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट किए जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर से इलेक्ट्रॉन फायर किए जाते हैं और एक प्लेट होती है जिसका नाम होता है ऑरिफाइस प्लेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके ज़रिए ही गुजर सकते हैं, ऑरिफाइस प्लेट के ज़रिए से। इसके पीछे भी पूरा एक मैकेनिज्म है जिसका नाम होता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन वो तरीका होता है जिसमें एक मेटल सरफेस को हम स्ट्राइक हम मेटल सरफेस को रखते हैं और उसको एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने के मेटल सरफेस के दो तरीके हैं, या तो आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें या फिर आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दो तरीक़ों से किसी भी सब्सटेंस से इमिट करवाया जा सकता है। और इसके अलावा तीसरा तरीका एक और ये भी है कि आप एक खास फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है, इंफ्रारेड लाइट्स जो है मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होके मिल रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो इस तरह मिल रहे होते हैं तो उसके पास दो प्लेट्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक मैग्नेटिक फील्ड की। तो उससे जो गुजर के इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब गुजरते हैं तो एक बीच में प्लेट होती है, होल टाइप का कह लें, जिसमें होता है प्लेट में इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिसे कहते हैं हमारे वो इलेक्ट्रॉन जो इसमें से गुजर के निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सारे हमारे कहलाते हैं ऑरिफाइस प्लेट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद जो है वाइब्रेशनल मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होते हैं और उससे फिर वो बैक एंड फोर्थ करते हैं, जिससे एंटीना के ज़रिए से सिग्नल आपका ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के ज़रिए से हमारा पूरा मैकेनिज्म इसमें काम करता है। दिस रीजन ऑफ रेडिएशंस आर इमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम रोटेशनल टू वाइब्रेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन से वाइब्रेशन मोशन में आते हैं यहाँ पे, और फिर उनको रेडिएशन के पर्पस से आगे इमिट किया जाता है और एंटीना के ज़रिए उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की जो फर्दर एप्लीकेशन है हमारी, वो थर्मामीटर में है और बोलोमीटर के अंदर है। Infrared radiation devices can be detected by devices like thermocouple, thermometer, bolometer, etc. डिटेक्ट टेम्परेचर। तो ये सारी डिवाइसेस हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करने की। ये लेज़र बीम ये लेज़र बेस्ड इक्विपमेंट भी होते हैं और इंफ्रारेड बेस्ड इक्विपमेंट भी। लेज़र भी इंफ्रारेड के तौर पे ही काम करती है। तो ये सारी डिवाइसेस हमारी बोलोमीटर, थर्मोमीटर और थर्मोपाइल्स, थर्मोमीटर, ये सारे के सारे हमारे डिवाइसेस हैं जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बेस्ड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी की बेस पे हम अगर आगे बढ़ें तो माइक्रोवेव्स हमारी जो है वो माइक्रोवेव ओवन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और माइक्रोवेव ओवन को हम इस्तेमाल करते हुए अपने खाने को इसमें गर्म करते हैं। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ रेडिएशंस of waves that are produced electric circuits by high frequency. As an example, between 10 to power 9 to 10 to power 11 cycles per second electromagnetic oscillators. electromagnetic oscillator के नतीजे में आप यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोवेव्स को, और माइक्रोवेव्स के नतीजे में आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर को अचीव कर पाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करने के लिए चीज़ जितनी ज़्यादा नमी वाली होगी उतनी ज़्यादा जल्दी गर्म होगी। तो और जितनी ज़्यादा ड्राई होगी वो उतना देर में गर्म होगी या कड़क हो जाएगी। तो ये चीज़ इसमें फॉलो की जाती है। लेकिन माइक्रोवेव में खाना गर्म करना ज़्यादा नुकसान का बायस भी होता है। बाकी इसके अलावा जो कन्वेंशनल ओवन होते हैं, जो ओवन सिंपल होते हैं जिसमें खाना पकाया जाता है, तो वो ज़रा इसके निस्बत बेहतर भी होता है। इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसे हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन को
अगले पार्ट पे लेके जाएंगे और रेडियो वेव्स में इसकी बात करेंगे। रेडियो वेव्स जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन के एप्लीकेशन के लिए, इंटरनेट वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम बग़ैर वायर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए हुए शहर में कहीं पर भी मौजूद हों, किसी भी मुल्क में मौजूद हों, हम डायरेक्टली फ़ोन करके कम्युनिकेशन फुलफ़िल कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ें तभी मुमकिन हो पाती हैं जब हमारी रेडियो वेव का सिग्नल अवेलेबल हो। अच्छा जी, this is the region of waves that are produced by accelerated electrons in electric circuits. So ये कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। दिस इज द रीजन ऑफ वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें फुलफिल हो पाती हैं रेडियो वेव्स के नतीजे में। तो रेडियो वेव्स के सिग्नल अवेलेबल होते हैं तो ही हम इन चीज़ों को काम कर पाते हैं, करामत ले पाते हैं, इनसे काम ले पाते हैं। उसके बाद अगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशन जो कि अल्ट्रा वायलेट वेव्स की है। और अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो हमारी होती हैं, दिस इज द रीजन ऑफ रेडिएशन आर प्रोड्यूस इन द एटम्स ड्यूरिंग हाई एनर्जी ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी इसमें ली जाती है, हासिल की जाती है हाई एनर्जी ट्रांजिशंस बाय इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के नतीजे में। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करता है, मूव करता है, तो उसके नतीजे में हाई एनर्जी उसमें से एमिट होती हैं। ये एक्सरेज और दीगर एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल की जाती हैं। एक्सरेज में हम अगर इसको ऑब्जर्व करें तो हमारी जो है, दिस इज द रीजन ऑफ रेडिएशन दैट आर प्रोड्यूस इन एटम बाय इंटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स of an atom during individual transitions with decreased wavelengths। तो हम इसमें करते ये हैं, अगर आप इसमें गौर से देखें तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हुए एम मीटर के ज़रिए करंट को एम पे मेजर कर रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को, एक्सरेज, और यहाँ से हमारी ये जो मेटल सरफेस है इसको एनर्जाइज किया जाता है और इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाए जाते हैं। देखिए बीच में कोई फिजिकल सर्किट मौजूद नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं मेटल सरफेस से एक दूसरे सरफेस की तरफ और इस तरह सर्किट कंप्लीट हो पा रहा है, सर्किट कंप्लीट हो पा रहा है यहाँ से निकल के यहाँ पे। और जब ये चीज़ हो पा रही है तो आप अगर इसे गौर से देखें तो ये एक लाइट बल्ब है। ये किसी जैसे हमारी, अगर आपने वो देखी हो सोडियम रॉड्स, अगर आप में से किसी को पता हो, सोडियम रॉड्स एक होती हैं जो अमूमन हमारे रोड्स के ऊपर लगी होती है, उसके नतीजे में उससे हाई एनर्जी इमिट होती है रोशनी की सूरत में। और ये वो बल्ब हैं, नियॉन बल्ब टाइप के जो होते हैं और इनसे हाई इंटेंसिटी की एनर्जी रिलीज़ होती है और बाकायदा वो हमें नज़र भी आती है एक्सरेज के नतीजे में। ये भी एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। फर्दर अब हम आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि गैमा रेज की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। दिस इज़ द रीजन ऑफ रेडिएशन आर एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में हमारी जो रेडिएशन होती है वो एमिट होती है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो हमारी गैमा रेज है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के नतीजे में ये पैदा हो रही हैं गैमा रेज। तो ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जिसके नतीजे में हमें ये इमिट होती हुई नज़र आती है। फर्दर और यहाँ तक कोई सवाल हो जो हमने अब तक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस की है, इसके हवाले से अगर आप में से किसी का सवाल हो तो काइंडली फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं है तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ अपने सेशन को लेके चलते हैं और उसे फुलफिल करते हैं। अगली जो हमारी एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है और ये नासा की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। नासा साइंस की तरफ से रेडियो वेव्स के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है
जिसको हम आप लोगों को शेयर करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप अगर यहाँ देखें तो एक रीजन है जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और वो सेंड कर रहा है अपने सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करवाया जा सकता है सिग्नल को रेडियो वेव्स के ज़रिए से। तो रेडियो वेव वही चीज़ है जिनको आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करवा सकते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वाइज बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें ख़ासियत होती है कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करवाया जा सकता है आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को। और रेडियो वेव्स के अंदर ये खासियत होती है कि उसके अंदर बहुत सारे आपके बैंड और फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं जिनमें आपकी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम है। रिलेटिव साइज़ जो है वो बैक्टीरिया का होता है। रेडियो वेव्स जो हैं वो वाटर बॉटल के साइज़ की होती हैं और इस हिसाब से रेडियो वेव्स ये जो है इनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स सिग्नल जो आपके होते हैं रिलेटिव साइज़ और इनमें रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत सारी वास्ट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम भी किया है। और साइंटिस्ट ने जो इन पे काम किया है वो एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जगहों पर इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आती है जिनमें ब्रॉडकास्ट, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन और आपकी जो एफएम की मोबाइल कम्युनिकेशन है वो सब भी फुलफिल होती हैं। तो आप इसको टेली कम्युनिकेशन में एक बड़े पैमाने पर देखते हैं। तो अगर आप ये देखें कि ये भी एक बड़े साइज़ के एंटीनाज है जो कि आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बाकायदा कम्युनिकेशन फुलफिलमेंट होती है आपके बहुत दूर दूर के इलाकों में, जो बाकायदा सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे होते हैं इस तरह की पोजीशन के मुताबिक। तो ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ एरिया ऑफ अर्थ से सेंड करते हैं सिग्नल को, सेंड करते हैं सिग्नल को यहाँ से यहाँ की जानिब। एक चीज़ याद रखें हमेशा कि ये चीज़ हमेशा ना यकसा नहीं रहती, ये तब्दील भी हो रही होती है। ऐसा अजान हो रही है तो हम इसे 2 मिनट के लिए ज़रा रुकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री देखें, फिर हम उसके बाद ज़रा चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। जी इसे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे हमने छोड़ी थी विजिबल स्पेक्ट्रम के हवाले से रेडियो वेव्स वगैरह में और इन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने डिस्कस किया था कि लार्ज साइज के जो एंटीनाज होते हैं ये एक ब्रॉडवे कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें मैं एक सिनेरियो आप लोगों को और समझाना चाह रहा था कि हम जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग टेली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, याद रखें अर्थ रोटेट कर रही है। तो आप एक मैच को अगर देख रहे होते हैं
तो अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो वो जो रीजन होता है ना जो कवर कर रहा होता है एक एंटीना, तो वक्त के साथ साथ अर्थ के रोटेशन में वो भी तब्दील हो रहा होता है। जैसे आप यहाँ देखें तो अर्थ के ये सिग्नल यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट तो हो रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए भी बीच में एक सैटेलाइट होता है जिसको ये सेंड और रिसीव कर रहा होता है। तो ये सैटेलाइट इस साथ मूव नहीं कर रहा होता, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के अंदर ही मूव कर रहा होता है। तो सेंड और रिसीव सिग्नल हो रहे होते हैं यहाँ से, और बीच में और मज़ीद हमारे एंटीनाज भी होते हैं जो सिग्नल को आपके संभाल के रखते हैं, और अर्थ रोटेशन के साथ वो कवरेज मुमकिन हो पाती है, क्योंकि अर्थ जो रोटेट कर रहा है वो टू वे रोटेशन में है। और हम इस चीज़ को बिल्कुल कैलकुलेटेबल लेवल पे लेके चलते हैं कि आपकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारी चीज़ों की, उसमें आपके फुटबॉल के मैचेस भी होते हैं, आपकी क्रिकेट के, हॉकी के, ओलंपिक्स के बहुत सारे मैच होते हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग पे दिखाए जा रहे होते हैं। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करना बहुत एक मुश्किल काम होता है, और इस चीज़ को कैलकुलेशन इंजीनियर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल के करा है। इसमें ये बात बताई जाती है कि जब एक ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है तो उसमें एंटीना की कवरेज से जब डेटा या सिग्नल निकल रहा होता है, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रहा होता है ना, अर्थ उस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट से निकल जाएगा। तो बीच में हमारे बहुत सारे रशिया में सैटेलाइट इस तरह हैं। रशिया रशिया का एक सब कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं 7 है, तो इनके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि एक टावर लगा हुआ हो, लेकिन इन बिटवीन भी सब कॉन्टिनेंट या 3-4 रीजन और सब कॉन्टिनेंट मिलाकर भी हमारे जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा रहा होता है, जैसे कि ये कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन ये सिंपल वे में कम्युनिकेशन बताई जा रही है, कम्युनिकेशन इससे और ज़्यादा मुश्किल होती है। इसी के साथ साथ अगर हम अपनी मिल्की वेज़ और अपने दूर दराज सितारों को देखें तो उसमें पल्सर्स हैं, प्लाज्मा क्लाउड्स हैं, जो कि बहुत हैवी ड्यूटी गैलेक्सीज और मिल्की वेज़ के मुताबिक होते हैं। क्वासर्स होते हैं इनमें, इस तरह के बड़े नोवा सुपरनोवाज होते हैं जिनको दिखाया जा रहा होता है, और इनकी तस्वीरें हम बहुत दूर से ले रहे होते हैं, जो कि हमें लाइट ईयर दूर से ही नज़र आ रहे होते हैं। तो इनमें जो हम इनकी तस्वीरें लेते हैं, जिस तरीके से ये स्टीरियो सैटेलाइट के ज़रिए से ये तस्वीर ली गई है कि इसके रेडिएशन पैटर्न्स क्या हैं और इनमें सिग्नल किस तरह के हैं, तो इनकी ब्रॉडकास्टिंग वहाँ से यहाँ पे लेने के लिए जो कि हम सैटेलाइट से इन तस्वीरों को लेते हैं कि इनमें किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन इनमें मौजूद है और इनकी सिमेट्री को किस तरीके से सेटेलाइट से कैचअप करके हम तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन की फील्ड शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया है। जैसे स्टीरॉयड सैटेलाइट हमारे हैं, अगर इसको देखें तो उसके ज़रिए से ये तस्वीर ली गई है। और फर्दर मोर अगर आप मज़ीद रीजन्स को देखें तो अल्ट्रा वायलेट इमेज ऑफ जुपिटर आयनोस्फीयर की जो रही है रेडियो वेव्स के ज़रिए से ये इस तरह की एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। तो ये दूर दराज के हमारे गैलेक्सी सिस्टम्स को मॉनिटर करना और उनके एस्पेक्ट्स को बताना, यही हमारा मकसद होता है कि रेडियो वेव्स की जो एप्लीकेशन है उनको फुलफ़िल करना, और सिर्फ इनको कैलकुलेटेबल लेवल पे ही सॉल्व ना करना, बल्कि एप्लीकेशन एस्पेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट को दिखाना अहम मकसद होना चाहिए। हम इसको बहुत सारे पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जो सितारे हैं जिस तरीके से रेडियो एमिशन है सैटर्न के ऊपर, तो इनकी अपनी गैलेक्सीज और इनके अपने जो पैटर्न्स हैं, रेडिएशन पैटर्न वो किस तरह से होते हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि नासा की डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके ऊपर हमने ये चीज़ों को फुलफिलमेंट होते हुए देखा है। इसके साथ ही साथ हमारी जो नेक्स्ट एक वीडियो होगी वो हम डायरेक्शन एंटीना और किस तरीके से मोबाइल आपके काम करते हैं, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो देखेंगे, और नेक्स्ट हमारी वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर होगी। तो इसके ऊपर जो हमारी वीडियो होगी होपफुली तो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, जो काफ़ी हद तक आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेगी। यहाँ तक हमने सेशन को अपने आज के एंड करते हैं। कोई आप लोगों का बीच में सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आपके सेशंस आपके सवालों के जवाब दे दूँ और सेशन को हम एंड कर लें। तो ये हमारा एक 31st सेशन था जो हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर किया है। इस सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।